दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। दोस्तों आज की कहानी पारिवारिक कहानी है 13वीं की दावत। भौजी कैसे हैं भैया? तुम्हारे भैया की हालत में क्या परिवर्तन होना है। सावन सूखे न भादो हरे, जब तक जिएंगे बिस्तर पर ही रहेंगे। खर्चा पानी? लच्छी राम ने पूछा। तुम घड़ी घड़ी क्यों पूछते हो? जब घर का कमाऊ आदमी लाइलाज बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ जाता है तब उस घर में फाके होते ही हैं। ऊपर से जवान बेटियों की चिंता अलग। तुम चिंता मत करो भौजी, ऊपर वाला जब तक एक रास्ता खोल नहीं देता है तब तक वो दूसरा रास्ता बंद नहीं करता। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता, उल्टे तुम्हारे भैया की दवाएं भी बंद हो गई। झूठी ही सही, पर मन को तसल्ली तो थी कि इलाज चल रहा है, शायद कभी ठीक हो जाए। कहती हुई पार्वती ने पल्लू से आंखें पोंछी। धैर्य रखो भौजी, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। बुरा न मानो तो एक बात कहूं। पार्वती ने कौतूहल से लच्छी राम की ओर देखा। ऐसी कौन सी बात कहना चाहते हो जो बुरी लगे? बुरा क्यों मानूंगी भैया, जो भी कहोगे हित में ही कहोगे। डर लगता है कहीं बुरा न मान जाओ। यदि अच्छी न लगे तो मेरी बात यहीं खत्म कर देना, मन में न रखना। कुछ कहोगे भैया या यूं पहेलियां बुझाते रहोगे? विश्वास पूर्वक कहती हूँ कि तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगी। भौजी तुम 13वीं पर किसी के घर दावत खाने जा सकती हो। बड़े आदमी हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। मेरे परिचित हैं, किसी सुहागिन ब्राह्मणी की व्यवस्था करने के लिए मुझसे कहा गया। अचानक तुम्हारा ध्यान आ गया। अच्छा भला सामान मिलेगा, कुछ तो सहारा लगेगा। ये क्या कह दिया भैया? मैं किसी की 13वीं जीमने जाऊं और दान दक्षिणा लूं? मुझसे यह सब नहीं होगा। फिर कोई जान पहचान वाला मिल गया तो? आप नहीं जाओगी तो कोई और चली जाएगी। पहली बार जाने में संकोच होगा, वहां कोई जान पहचान वाला नहीं मिलेगा। यदि कोई मिल भी जाए तो क्या कोई जान पहचान वाले तुम्हारे पेट की रोटी देने आते हैं? कोई तुम्हारी खैर खबर लेता है? सयानी होती 3-3 बेटियां हैं, उन्हें घर में अकेली छोड़कर तुम भी तो कुछ नहीं कर सकती। एक बेटा भी होता तो सोच लेते। यह तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, पर मुझे बड़ा संकोच सा हो रहा है। संकोच छोड़ो भौजी, वहां तुम किसी की तरफ मत देखना, माथे तक घूंघट कर लेना। वे अपने रीत रिवाज अपनी तरह से करते हैं, बस तुम चुपचाप देखती रहना, लच्छी राम ने समझाया। तुम तो वहीं रहोगे ना? पार्वती ने हिम्मत की। मेरे रहने न रहने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम रहोगे तो थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी। पार्वती ने किसी मासूम बच्चे की तरह लच्छी राम का दामन थामना चाहा। भाभी रहूंगा तो वहीं पर, इतना बड़ा ब्राह्मण भोज है, पता नहीं लाल जी कौन सा काम सौंप दे। हाँ यह तो तुम ठीक कहते हो, पर घर तक तो तुम छोड़ोगे ना? इन लड़कियों से क्या कहूँ कि कल कहीं जाऊंगी? पार्वती ने फिर सवाल उछाला। क्या हो गया है भौजी, इतना डर क्यों रही हो? क्या कभी कहीं दावत खाने नहीं गई? कुछ भी कह देना बच्चों से। घंटे भर की तो बात है, सोचना किसी संबंधी के यहाँ जा रहे हैं। बस जरा कपड़े ढंग के पहन लेना, समय पर लेने आ जाऊंगा। तो बात पक्की समझूं? अब तुमने भैया ना की गुंजाइश कहाँ छोड़ी है। अगले दिन पार्वती संकोच और आशंका से घिरी रही, किसी भी काम में मन नहीं लगा।
नींद भी ठीक से नहीं आई। बार बार मन हुआ कि मना कर दे। मृतका की जगह उसे बिठाकर पाठ पूजा करेंगे और कुछ सामान देकर हमेशा के लिए विदा कर देंगे। क्या वहां से मिलेगा सामान को संभाल पाऊंगी? क्या वह सामान उसे मृतका की याद नहीं दिलाएगा? लेकिन मृतका को तो उसने कभी देखा ही नहीं। फिर मन में तर्क उठा कि उसके न जाने से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, वह किसी और को बुला लेंगे। निश्चित समय पर आकर लक्ष्मीराम पार्वती को अपने साथ ले गया। इतनी बड़ी कोठी, कोठी के बाहर चमचमाती गाड़ियों की लाइन और गाड़ियों से उतरते बड़े बड़े लोगों को देखकर पार्वती का संकोच और भी बढ़ गया। लक्ष्मीराम ने समय की नजाकत को समझा और पार्वती के कानों में फुसफुसाया, इधर उधर मत देखो भौजी, वरना जी घबराता रहेगा। तभी लक्ष्मीराम की नजर लालजी पर पड़ी। लक्ष्मीराम ने हाथ जोड़कर कहा, पंडिताइन जी आ गई लालजी। लालजी ने अपने पास खड़े पुत्र को इशारा किया। वो ससम्मान पार्वती को अंदर तक ले गया। अंदर अरिष्ट का हवन अभी अभी संपन्न हुआ था और ब्राह्मण भोज की तैयारी चल रही थी। बहुओं ने पार्वती को चौकी पर बिठा दिया। ब्राह्मणों के साथ ही पार्वती को नए बर्तन में खाना परोसा गया, मनुहार करके खिलाया गया। एक बहू जूठी थाली उठाकर ले गई। इस तरह से पार्वती का एकदम से सम्मान देखकर पार्वती एकदम प्रसन्न थी। पार्वती अपने इस सम्मान को देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी। बर्तन धोकर प्लास्टिक की थैली में डाल दिए गए। ब्राह्मण भोजन कर चुके तो पार्वती को लोहे के नए फोल्डिंग पलंग पर बिठाया गया। पलंग पर बिस्तर लगा था। रजाई, गद्दा, चादर, 2 तकिए, कंबल, दरी, तौलिया, प्लास्टिक की बाल्टी, जग, साबुन, शैम्पू, तेल, चटाई। एक डिब्बे में 5 कपड़ों सहित साड़ी और कार्डिगन तथा ढेरों सामान था। लालजी की दोनों बहुओं ने मिलकर पार्वती को साड़ी, बिछुए और पायल पहनाई। पैरों में महावर लगाया, मांग में सिंदूर डाला, हाथों में मेहंदी रचाई, माथे पर बिंदी लगा, नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई, कलाइयों में चूड़ियां पहनाई। मेकअप बॉक्स में साड़ी पिन, क्रीम पाउडर, कंघा, शीशा, तेल, प्लास्टिक आदि रखे थे। सिर पर ऊनी शॉल ओढ़ाया। उसे पलंग पर बिठाकर बहू बेटे पलंग को उठाकर 5 कदम चले। बड़े बेटे ने गले में सोने की चैन पहनाई। छोटे बेटे ने एक लिफाफे में रुपए रख दिए। फिर परिवार की जितनी भी बहुएं थी, सभी ने 21-51 रुपए पार्वती की गोद में रखकर उसके पैर छुए। पार्वती सब चुपचाप देखती रही। 10 किलो आटा, दाल, चावल, घी, तेल, चीनी और 11 परोसे एक टोकरी में रखकर सारे सामान के साथ पार्वती को एक रिक्शा में बैठाकर विदा कर दिया गया। रिक्शा के पैसे भी लालजी के नौकर ने दिए। रिक्शा जब पार्वती के घर के दरवाजे पर रुका तब पार्वती की तंद्रा भंग हुई। उसे झट हाथ में पकड़ा रुपयों का लिफाफा और गले में सोने की चैन ब्लाउज में डाल ली। फिर दरवाजा खटखटाया। बड़की ने दरवाजा खोला और माँ को इतने सामान के साथ देखकर चिल्ला पड़ी, कहाँ गई थी माँ? बाद में बताऊंगी, पहले सामान अंदर रख। कहा संकोच बस जिस सामान की ओर नजरें नहीं उठ रही थी। पार्वती अब उस सामान को एक एक उठाकर देखने लगी। सोचा इतने दिन निकल गए, घर में गर्म कपड़े मयस्सर नहीं हुए, रजाई गद्दे भी नाम मात्र के बचे थे। चलो सर्दी आराम से कट जाएगी। अम्मा, शाल तो मैं लूंगी। बड़की ने माँ के कंधे से शाल उतारी। और यह कार्डिगन मैं। मछली डिब्बे से कार्डिगन निकालती चहकी, अम्मा तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है। लगता है आज ढेरों दहेज के साथ ससुराल आई हूँ। पता तो चले कहाँ से हाथ मारा है।
क्या कोई लॉटरी निकली है? ओहो, ये पायल, ये बिछुआ आज कहाँ हाथ मारा है? ये नेल पॉलिश आखिर कहाँ गई थी अम्मा? बड़की ने पार्वती पर आश्चर्य से नजर डालते हुए पूछा। खाट पर पड़ा पॉलिश का मारा पार्वती का पति भी गां गां की आवाज निकालने लगा। तुम तो चुपचाप लेटे रहो, सांस लेने दो, अभी सब बताती हूँ, अपने पति से कहते हुए पार्वती ने पुकारा। मझली, बड़की, पहले सारा सामान अंदर रखो, कोई देख लेगा। अब पार्वती की चिंता सताने लगी। दहेज ही तो है सब, ये सब लड़की के विवाह में दूंगी। लड़के वाले कब से कर रहे हैं, पैसा पास ना होने से अभी तक टालती आ रही हूँ। उसने दरवाजा बंद कर ब्लाउज से रुपयों का लिफाफा निकाला, पूरे 2500 रुपए और सोने की जंजीर को हथेली पर रखकर अंदाज किया तो 2 तोले की होगी कम से कम। ख्याल आ गया, गले में काला धागा बांधने के अलावा कभी कोई गहना ही नहीं पहना। अब क्या पहनूंगी? बड़की को ही दे दूंगी। एक एक चीज उतार कर अटैची में संभाल कर रखती जाती। अभी तो पैर छूने पर मिले रुपए गिनने हैं, पूरे 500 हैं, यानी कुल मिलाकर पूरे 3000 रुपए। मन में डर सा लगा। लच्छीराम को सोने की जंजीर और 2500 रुपए के बारे में नहीं बताया, कहीं मांग न ले, केवल 500 रुपए ही दिखाएगी। उसे कुछ ही पल में मिले सामान से मोह हो गया, कहीं कोई उसकी निधि छीन न ले। सोचा लच्छीराम को सामान दिखाकर संभाल कर रख लेगी। जाते समय कितना संकोच हो रहा था। एक साथ इतना सामान उसने अपने जीवन में तब भी नहीं देखा था जब बड़की का बापू नौकरी करता था। यदि ऐसे ही न्योते मिलते रहे तो तीनों बेटियों के हाथ आराम से पीले कर देगी। इधर बड़की को कहाँ चैन। पार्वती को फिर से झिंझोड़ा, बताओ ना माँ, कहाँ गई थी? एक जगह 13वीं में खाना खाने गई थी। 13वीं में खाना खाने में इतना सामान मिलता है? फिर तो माँ तुम रोज 13वीं में जाना। हाय, कितनी गरम गरम कचौड़ियाँ हैं, लड्डू और ये सब्जी, ये रायता। बड़की फटाफट आंखों से देखकर सोचने लगी कि कितना समय हो गया, कभी ढंग का खाना तो क्या पेट भर खाना भी नहीं मिला। तीनों लड़कियां जल्दी जल्दी चटकाले ले रही थी। पार्वती तृप्ति के भाव से उन्हें देखने लगी, आंखें टपकने लगी। कई महीनों का राशन पानी घर आ गया था, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। बड़की के बापू की भी दवा करा लेगी। मन में सोचा, सौदा बुरा नहीं है। शाम को लच्छीराम आया। कैसा रहा भौजी? अब तो कोई संकोच नहीं है ना? नहीं भैया, तुमने तो जीने की राह बता दी, कहकर पार्वती उससे सामान देख लेने का आग्रह करने लगी। भौजी, सामान क्या देखूं? मुझे मालूम है क्या क्या मिला है। इस बार सब सामान तुम ही रखो, पहली बार मिला है, आगे से 25% मेरा होगा। बोलो मंजूर है? लच्छीराम हंसा। चाचा, तुमने तो हम सबकी दावत करा दी। आपकी लंबी उम्र हो और सबको आप जैसा चाचा मिले। बस बस, क्यों इतना मक्खन लगा रही है? बल्कि मैं तो हमेशा तुम लोगों के लिए सोचता हूँ, अपने ही अपनों के काम आते हैं। कहते हुए लच्छीराम ने बड़की के सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी बात क्या टाल सकती हूँ भैया? ठीक ही कहा था तुमने कि ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। हम तो तुम्हारे कारण ही जी जाएंगे, फिर भी कुछ तो लेते जाओ भैया। पार्वती ने जिद कर थोड़ा सा खाना बांध लिया। लच्छीराम ने एक कचौड़ी उठाई, मुंह से काटी और दांतों से चबाते हुए पार्वती की ओर देखने लगा तो पार्वती बोली, ऐसे क्या देख रहे हो भैया?
आज तो खूब जच रही हो भौजी, मन करता है देखता ही रहूं। अब भैया तो तुम्हारी तारीफ करने लायक नहीं रहे, मुझे ही करने दो। सदा सुहागन रहो भौजी। लच्छीराम ने दांत निपोर दिए, उसके अंदर का भेड़िया करवट लेने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।